तो कहानी स्टार्ट करता हूं अब मैं कि अपन ने जो चीजें पढ़ ली थी वो थी कूलम लॉ पे। ठीक है, कूलम का नियम मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, बेसिकली इसे कूलम्स लॉ बोला जाता है। कूलम्स लॉ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। क्या पढ़ा चुका था उसमें कि कूलम्स लॉ जो है वो है दो चार्जेस के बीच के प्यार और दुश्मनी की कहानी। कैसे है प्यार और दुश्मनी की कहानी? मान लो दो चार्जेस मेरे पास है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में होगा रिपल्जन फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्जन फोर्स। ये चार्ज इसे रिपेल करेगा और ये चार्ज इसे रिपेल करेगा। ये चीज आप लोगों को पता है कि सेम चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहां पे लिख के बता देता हूं, सेम जो चार्जेस होंगे, सेम चार्जेस वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ऑपोजिट चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि सेम चार्जेस में होगी दुश्मनी और ऑपोजिट चार्जेस में होगा प्यार। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी, राइट? ठीक है, तो अट्रैक्शन की स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूं क्योंकि अट्रैक्शन क्या है आप लोगों से मिल नहीं रहा है मुझे। ठीक है, तो बराबर अट्रैक्शन दो, शेयर करो इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे जुड़ जाएं। लिंक को शेयर करो फटाफट, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं इस वीडियो के साथ में, ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं इस वीडियो को, फटाफट से शेयर करो। तो यार हमें ये पता चल गया कि भाई सेम चार्जेस होंगे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। सेम का मतलब एक जैसे, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दूर भगाएंगे दूर भगाएंगे दूर भगाएंगे। और ऑपोजिट चार्जेस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, पास आना चाहेंगे, पास आना चाहेंगे। बस ये चीज दिमाग में याद रखना। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच क्या होगी? दुश्मनी। दुश्मनी होगी इन दोनों के बीच में। तो भैया मैंने बोल दिया कि इन दोनों के बीच का जो कूलम फोर्स है, अगर इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, इसका मैग्नीट्यूड Q2 है, तो इन दोनों के बीच का कूलम फोर्स लिखा जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R² से। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा फोर्स। ओके जी, बिल्कुल सही बात है। अब आप बोलोगे कि सर यार एक बात बताओ। मैं बोलूंगा बोल बेटे क्या बात बताऊं? कि आपने तो कहा था कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पे आपने सीधा सीधा फोर्स का मैग्नीट्यूड समझा के निपटा दिया। तो मैं बोलूंगा बेटा बात सुन, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हुई है, अब बात करूंगा डायरेक्शन के बारे में। अब लेक्चर एक्चुअल में स्टार्ट होता है। तो देखो भाई कहानी कैसे बनती है। कहानी कुछ इस प्रकार है, जो कहानी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि मान लो एक चार्ज यहां रखा हुआ है +Q1। ठीक है, चार्ज का नेचर है पॉजिटिव और चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1। दूसरा चार्ज यहां पे रखा हुआ है, मान लेता हूं Q2। ठीक है, क्या रखा हुआ है? Q2, और चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2 और नेचर है पॉजिटिव। ठीक है, ओके। आपको मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच का फोर्स बताओ, अगर दूरी इन दोनों के बीच की R है तो आप बोलोगे सर F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये तो होगा मैग्नीट्यूड। अब R² इसमें है क्या? R क्या है? दोनों चार्जेस के बीच की, पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी। ठीक है जी, अगर मैं फोर्स लिखना चाहूं किसी एक चार्ज पे, क्या मैं लिख रहा हूं Q2 पे Q1 कितना फोर्स लगा रहा है? एक्चुअल में ये क्या है? ये दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है। ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स है कि ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स, ये इस पे लगने वाला फोर्स इसके द्वारा और इस पे लगने वाला इस फोर्स इसके द्वारा, दोनों का मैग्नीट्यूड यही होगा। मैग्नीट्यूड यही होगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अगर मुझे ये चीज पता है और मुझे ये भी पता है कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, तो मैं दोनों के बीच के फोर्सेस कैसे भी लिख सकता हूं। अगर मुझे लिखना है Q2 पे लगने वाला फोर्स Q1 के कारण, F Q2 Q1 क्या है? देखो F Q2 Q1, इसे मैं बोल रहा हूं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, क्या बोला मैंने? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो देखो भैया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या होगा? ये है अपना चार्ज Q2 और ये है अपना चार्ज Q1। ठीक है, मुझे किस पे फोर्स निकालना है? मुझे Q2 पे फोर्स निकालना है। किसके कारण निकालना है? Q1 के कारण निकालना है। तो जिसके कारण निकालना है उस पे जाके बैठ जाओ। मुझे किसके कारण निकालना है? Q1 के कारण। उधर देखो लाइन क्या लिखी हुई है, फोर्स ऑन Q2, इस चार्ज पे फोर्स, इस चार्ज के कारण। तो जिस चार्ज के कारण निकालना है उस पे जाके बैठ जाओ। तो मैं इस पे जाके बैठ गया। ठीक है, अब अपने आप को पॉजिटिव चार्ज महसूस करो। जिस पे जाके बैठोगे वैसे आप बन जाओगे। ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव पे जाके बैठा, मैं पॉजिटिव बन गया। अब मेरे लिए नेगेटिव चार्ज के प्रति आकर्षण होगा।
मैं नेगेटिव चार्ज को ही अट्रैक्ट करूंगा, पॉजिटिव को दूर भगा दूंगा, चल निकल बे पहली फुर्सत में, चल ठीक है। तो वो वाली बात है। तो यहां पे मैं जाके बैठ गया, पॉजिटिव बन गया। अब ये चार्ज है पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को दूर भगाने की कोशिश करूंगा, तो इधर फोर्स लगेगा इस पे। आ गई बात समझ में? और फोर्स लगता कहां पे, हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होती है हमेशा, याद रखना बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होती है फोर्स की डायरेक्शन। अब देखो, दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन कौन सी, ये रही। ठीक है, ये लाइन इन दोनों चार्जेस को जोड़ती है, तो इसी लाइन के अलोंग मैं इसे दूर भगाना चाहूंगा। अब यार दूर तो मैं इसे इधर भी भगा सकता था, इधर भी भगा सकता था, इधर भी भगा सकता था, इधर भी भगा सकता। दूर भगाऊंगा कहां, ये मैटर करता है। और कहां भगाऊंगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, चल निकल। ठीक है, आगे समझ में? ओके। अब ये तो हो गया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। याद देखो, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या हो गया कि भैया इस चार्ज पे, इस चार्ज कारण फोर्स कितना आया, ये आ गया मेरे पास में। ठीक है, तो ये फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 की डायरेक्शन आ गई मेरे पास में। ठीक है, अब सिमिलरली मैं इस चार्ज पे इसके कारण फोर्स भी देख सकता हूं कि भैया इस चार्ज पे ये कितना फोर्स लगा रहा है। तो फिर मैं कहानी में लिखता हूं F(Q1 Q2), क्या लिखता हूं, F(Q1 Q2). अब F(Q1 Q2) क्या है, F(Q1 Q2) है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पे Q2 के कारण फोर्स है F(Q1 Q2). अब मुझे इसकी डायरेक्शन देखनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे एक्चुअल में सवाल कैसे पूछे जाएंगे बच्चे, देखो सवाल मुझे ऐसे पूछे जाएंगे कि भाई साहब ये बताओ कि 5 कूलम पे 3 कूलम का चार्ज कितना फोर्स लगाता। अभी एग्जांपल देखेंगे, है ना। तो आप बोलोगे 5 कूलम पे 3 कूलम का चार्ज, के 5 कूलम 3 कूलम डिवाइडेड बाय दोनों की दूरी का स्क्वायर। फिर पूछा जाएगा उसकी डायरेक्शन भी बताओ, तो डायरेक्शन आप बता देना कि टुवर्ड्स द, ये मतलब कि एक्स डायरेक्शन जो भी है, अगर ऐसे रखे होंगे तो वाई डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब मुझे Q1 पे Q2 के कारण क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, चलो, तो Q1 पे निकालना है, किसके कारण, Q2 के कारण। जिसके कारण निकालना हो तो उस पे जाके बैठना पड़ेगा मुझे, तो मैं अब अपने आप को यहां से हटा लूंगा। ठीक है, हटा लिया मैंने। अब मैं जाके बैठ गया Q2 पे, क्योंकि मुझे Q2 के कारण फोर्स दिखाना है। ठीक है, Q2 कितना फोर्स लगा रहा है Q1 पे। अब देखो यार, Q2 कितना फोर्स लगा रहा है Q1 पे, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स होता है ऐसे, चाहे वो Q1 Q2 पे लगा रहा हो, चाहे Q2 Q1 पे लगा रहा हो, इंक्लूड तो दोनों ही चार्ज हो रहे हैं ना, तो दोनों के बीच की दूरी r है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, तो चाहे Q1 Q2 पे लगाए, Q2 Q1 पे लगाए, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता बराबर। मैटर क्या करती है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। मैं बैठ गया Q2 पे जाके, Q2 क्या है, पॉजिटिव, तो मैं भी क्या हो गया, पॉजिटिव। अब मैं सिर्फ और सिर्फ चाहूंगा कि नेगेटिव चार्ज मेरे पास आए, पॉजिटिव को मैं क्या करूंगा, दूर भगाने की कोशिश करूंगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे, इस पे क्यों, कहां फोर्स लगाऊंगा मैं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, और दूर की तरफ। तो ये हो गई डायरेक्शन किस फोर्स की, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पे Q2 के कारण फोर्स की डायरेक्शन आ गया समझ में, क्लियर है बिल्कुल फंडा। भाई साहब Q1 पे Q2 पे Q1 ने किधर फोर्स लगाया, इधर, क्योंकि Q1 चाहता है कि दूर जाए, तो दूर किधर जाएगा, इधर जाएगा। और Q2 ने Q1 पे किधर फोर्स लगाया, इधर, क्योंकि Q2 चाहता है कि दूर रहे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव चार्जेस का। भाई साहब ये तो हो गई यहां तक की कहानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर होंगे तो कैसा चलेगा मामला, अब अगर नेगेटिव चार्जेस होंगे तो कैसा चलेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो। अब मैंने क्या किया, 2 चार्ज फिर से लिए, मेरे पास बहुत चार्ज है, मैं लेता रहूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 चार्ज फिर से ले लिए। इस बार मैंने इस चार्ज को Q1 को रखा पॉजिटिव और Q2 को रख दिया नेगेटिव। Q2 हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के बीच का फोर्स लिखना है। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी स्टिल r है, तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो चेंज होना नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, के पहला चार्ज क्या है Q1, दूसरा चार्ज क्या है Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी क्या है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर। ठीक है, चेंज होगी सिर्फ डायरेक्शन, क्योंकि पहले फोर्स था रिपल्जन, अब बन जाएगा फोर्स अट्रैक्शन। ये चाहेगा कि ये इसके पास आए और ये चाहेगा कि ये इसके पास आए,
क्योंकि दोनों क्या है भाई, दोनों है तो ऑपोजिट ना, ऑपोजिट ही चाहेंगे कि एक दूसरे के पास रहें, ठीक है, समझ गए। चलो अब लिखते हैं अपन फोर्सेस। तो फोर्सेस लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करता हूं एक काम कि भाई मैं लिखता हूं फोर्स ऑन फोर्स F(Q1 Q2) लिखते हैं, ठीक है। F(Q1 Q2) क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 Q1 पे Q2 के कारण फोर्स। अब मैंने क्या बोला, जिसके कारण लिखना है उस पे जाके बैठ जाओ। किसके कारण, Q2 के कारण। तो मैं जाके बैठ गया। चलो भाई, अगर मैं जाके बैठ गया तो अब मैं हूं नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। ये तो मेरी मोहब्बत है, इसे तो मुझे पास बुलाना है। अगर मुझे पास बुलाना है तो मैं क्या करूंगा, इसे अपनी तरफ खींचूंगा और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये चीज मैं बता चुका हूं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और कहां करूंगा, अपनी तरफ खींचूंगा। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन कौन सी ज्वाइन करती है इनको, ये वाली लाइन ज्वाइन करती है। और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग यानी कि ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। ये हो गई Q1 पे Q2 के कारण फोर्स की डायरेक्शन। जिसके कारण निकालना उस पर जाके बैठ जाओ, सबसे अच्छा तरीका, कंफ्यूजन होगी ही नहीं, ठीक है। चलो जी, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है मुझे, अगर मुझे लिखना है F(Q2 Q1) उल्टा, मतलब F(Q2 Q1) यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस बार फोर्स लिखना है Q2 पे, किसके कारण, Q1 के कारण। तो जिसके कारण लिखना उस पर जाके बैठना होता, अपने को तो पता है। तो मैं क्या करूंगा, इस बार यहां से हट लूंगा और मैं Q1 पे जाके बैठ जाऊंगा। तो मैं यहां जाके बैठ गया, ये बैठ गया, ठीक है, क्योंकि Q1 के कारण फोर्स देखना है। अब मैं क्या बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, जिस पे बैठूंगा उसी के जैसा बन जाऊंगा। जैसी संगत रहेगी मेरी वैसी रंगत रहेगी, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे बनोगे। पॉजिटिव चार्ज पे बैठोगे तो पॉजिटिव बनोगे, नेगेटिव चार्ज पे बैठोगे तो नेगेटिव बनोगे, ठीक है। तो मैं बैठ गया भाई साहब पॉजिटिव चार्ज पे। अब मैं क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया। अब क्या होता है, मैं हूं पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, ये तो मेरी मोहब्बत है, मैं इसे पास बुलाना चाहता हूं, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि मैंने बोल दिया कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ दो चार्जेस के बीच की प्यार और दुश्मनी की कहानी है। सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्ज क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, और कहां करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन इनको ज्वाइन करती है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो Q1 लगा रहा है इस पे फोर्स इधर की तरफ। तो ये हो गया फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब बताओ ये बात चमकी कि नहीं चमकी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी, क्योंकि बहुत बेसिक है और बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और बोर्ड पे आया हूं स्पेशल आप लोगों की रिक्वेस्ट के लिए, कि बच्चे बोलते हैं कि सर बोर्ड पे पढ़ाओ, बोर्ड पे पढ़ाओ। तो बोर्ड पे आ गया मैं कि भैया बोर्ड पे पढ़ाते हैं, चलो ठीक है। अब बहुत मजे करेंगे आज इस क्लास में, तो सोने का नहीं है पहली बात, तो जितने देर तक बोलोगे उतनी देर तक पढ़ाऊंगा, लेकिन सोना नहीं है। और एक कंडीशन है आप लोगों के लिए कि मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर करे, तभी मजा आएगा मुझे भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भैया, यहां तक बात समझ में आ गई कि भाई साहब ऐसे 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 कूलम्ब्स लॉ हो गए, ठीक है। अब ये तो हो गई कहानी किसकी, कि भाई साहब ठीक है सर आपने बोला दो चार्जेस मैंने लिख दिए। अगर मैं लिखता हूं फोर्स ऑन, चलो देखो ऐसे देखते हैं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, अगर मैं इसके डायरेक्शन लिखना चाहता हूं तो F(Q1 Q2) की डायरेक्शन पूछ रहा हूं, तो F(Q1 Q2) की डायरेक्शन क्या है, आई कैप में या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। चलो समझ में आ गया। लेकिन मैं अगर लिखता हूं वहीं पे Q2 Q1, तो हो गया Q2 Q1 किसमें, माइनस आई कैप में, यानी कि माइनस एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। यहां तक कहानी ठीक है। क्या ये हमेशा ऐसा ही होगा, क्या ये दोनों ऐसे ही एक्स डायरेक्शन में ही खेलते रहेंगे क्या, भाई ये तो वाई में भी हो सकते, किसी एंगल पे भी हो सकते हैं। और मुझे तो यहां कहीं वेक्टर फॉर्म नहीं नजर आया, मुझे तो ये अभी भी क्या दिखाई दे रहा है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो अभी भी कहीं पे वेक्टर नजर नहीं आया, नहीं आया वेक्टर नजर। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर फॉर्म तो ये अभी भी नहीं है। मैंने सिर्फ क्या सीखा यहां पे, मैंने सिर्फ ये सीखा कि भाई साहब अगर मैं पॉजिटिव हूं और मेरे सामने पॉजिटिव है तो फोर्स कहां लगेगा, मैं नेगेटिव और मेरे सामने नेगेटिव है तो फोर्स कहां लगेगा। मैंने फोर्स की डायरेक्शन निकालना सीखा है, डायरेक्शन क्या होगी ये नहीं बताया। समझ रहे हो डिफरेंस है, मैंने सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन निकालना सीखा है, डायरेक्शन क्या होगी ये नहीं बताया। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जो कि आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है। तो मैं आपको बस 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से प्लीज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि बच्चे अगर कम रहेंगे तो यार मेरी मेहनत को इनफ एप्रिसिएशन मिल नहीं पाएगा, राइट।
ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जितने भी ज्यादा लोगों को जानते हो, जो भी आपके आसपास है, उन सबको ये लिंक शेयर कर दो ताकि हम लोग स्टार्ट करते। ठीक है, चलो, बिल्कुल सही कहानी है। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होगा? ठीक है भाई, बताते क्या होगा। हमें पता है, क्या पता है हमें? हमें तो कुछ नहीं पता। देखो क्या पता है हमें? हमें ये चीज पता है कि दो चार्जेस का जो बीच का फोर्स होता है, ये कोई एक चार्ज है Q1, पॉजिटिव ही ले रहा हूं, दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है R, तो फोर्स लिख दिया मैंने अगेन KQ1 Q2 R²। देखो यार, ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं, इसी फॉर्मूले से हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेस पे मैंने आगे क्वेश्चन लगाए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले, राइट। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ मैंने बता दिया आप लोगों को कि ऐसा 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 होता है। ठीक है, ये क्या है? Q1 क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। Q2 क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। K क्या है? एक कांस्टेंट है। तो अगर फोर्स को वेक्टर होना है तो भैया इस R को ही वेक्टर होना पड़ेगा। R क्या है? दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। तो R को मैं पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं। पोजीशन भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर, बात तो एक ही है ना। तो अगर इस फोर्स को वेक्टर होना है तो इस R को ही वेक्टर होना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? भैया K तो कांस्टेंट है, Q क्या है? स्केलर है, Q2 क्या है? स्केलर है। तो वेक्टर फोर्स कब बनेगा? वेक्टर फोर्स तभी बनेगा जब ये R वेक्टर होगा। अब R कैसे वेक्टर होगा ये समझते हैं। ठीक है, अगर मैं फोर्स लिखना चाह रहा हूं Q2 पे Q1 के कारण, मैं क्या लिख रहा हूं? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अगर मैं Q2 पे फोर्स लिख रहा हूं Q1 के कारण, तो मैं क्या कर लूंगा? मैं इसे मान लूंगा, इस पर्टिकुलर चार्ज को मान लूंगा ओरिजिन, जिस पे मैं जाके बैठ रहा हूं, जिसके कारण लिख रहा हूं, जिसके कारण लिख रहा हूं। मैंने क्यों बताया कि जिसके कारण फोर्स लिख रहे हो उस पे जाके बैठ जाओ? इसका एक रीजन था, क्योंकि उसी को अपने को ओरिजिन मानना है, तो मैं ओरिजिन पे जाके बैठ रहा हूं। ठीक है, आगे समझ में? तो मैं ओरिजिन पे जाके बैठ गया भाई, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं ओरिजिन पे जाके बैठ गया हूं तो आर वेक्टर कहां पे होगा? आर वेक्टर देखो यहां से स्टार्ट करूंगा, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में होगा। तो मुझे पता चल गई एक और चीज के फोर्स की डायरेक्शन इज आर वेक्टर की डायरेक्शन। क्या पता चल गई? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, ये भी मुझे पता चल गई कि अगर मेरे को इस आर को वेक्टर बनाना है तो कैसे बनाऊंगा इस आर को वेक्टर? ये है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन कहां से नापी जाती है भाई? एक ओरिजिन होता है, वहीं से पोजीशन नापते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि मैं बोलता हूं कि मेरे से दिल्ली तो 40 किलोमीटर दूर है क्योंकि मैं गुड़गांव में बैठा हुआ हूं, लेकिन आप लोगों से हो सकता है दिल्ली 600 किलोमीटर दूर हो, 700 हो, 800 हो, 900 हो, सबसे अलग अलग होगी ना। तो सबका रेफरेंस या सबका ओरिजिन अलग अलग है जहां से हम दूरियां नाप रहे हैं। तो मेरे लिए हमेशा ओरिजिन क्या होगा? जिस चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है दूसरे चार्ज पे। आगे बात समझ में? और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जो आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी, या मैं बोल दूं आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो भैया इस Q2 पे Q1 के कारण फोर्स इधर ही लगता है, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही हो गई। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी। लेकिन हमने यहां पे आर स्क्वायर लिखा है। ये आर स्क्वायर क्या है? ये आर स्क्वायर है इस वेक्टर का मॉड, मॉड का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना। ये जो अगर ये आर वेक्टर है, अगर मैं यहां पे ओरिजिन मान रहा हूं और ये एक वेक्टर है इधर की डायरेक्शन में, तो यहां पे तो ये आर जो है आर स्क्वायर लिखा हुआ है मैंने, तो ये क्या है? आर तो इस वेक्टर का मॉड का स्क्वायर है एक्चुअल में। अगर मुझे इस फोर्स को बनाना है वेक्टर तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें आर कैप जोड़ना पड़ेगा। एक वेक्टर को अगर आप डायरेक्शन देना चाहते हो, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसकी डायरेक्शन। समझे? हमेशा आर कैप में क्यों होगी डायरेक्शन? हमेशा आर कैप में होगी क्योंकि आर वेक्टर की डायरेक्शन में तो होगी इसकी डायरेक्शन, तो आर कैप लगा दिया। किसी भी वेक्टर को आप वेक्टर बनाना चाह रहे हो तो उसके मैग्नीट्यूड के आगे क्या करते हो? आर कैप लगा देते हो। ये तो पता होगा ना, इतना तो आपको पता होगा, बेसिक बात है यार। अगर किसी भी वेक्टर को वेक्टर बनाना है तो क्या करते हो? आर कैप जोड़ दो, यानी कि उस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नीट्यूड तो है इसका, डायरेक्शन मैंने लगा दी। डायरेक्शन कहां होती है फोर्स की? फोर्स की डायरेक्शन होती है हमेशा आर की डायरेक्शन में, तो मैंने आर कैप लगा दिया। यही तो लिखा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ठीक है जी, यहां तक कहानी क्लियर है। अब आपको एक और चीज पता होगी। क्या चीज पता होगी? कि अगर मुझे कोई भी वेक्टर लिखना है तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूं? मॉड ऑफ वेक्टर इनटू आर कैप। ऐसे लिख सकता हूं किसी भी वेक्टर को। यहां पे भी तो वही कर रहा हूं। फोर्स वेक्टर लिखना था तो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, फिर मैंने उसकी डायरेक्शन लिख दी। डायरेक्शन कहां होती है फोर्स की? आर वेक्टर की, तो आर कैप लिख दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब
क्योंकि यहां पे वेक्टर क्यों नहीं लिखा, ये डाउट आना चाहिए सर यहां वेक्टर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां सिर्फ डायरेक्शन लिखनी है। वेक्टर तो एक अलग वेक्टर है, डायरेक्शन का मतलब है कैप से दिखाते हैं तो ये कैप वेक्टर आएगा, यहां पे सिर्फ डायरेक्शन को बताता है ये। दिस इज द मैग्नीट्यूड, क्या है ये, मैग्नीट्यूड, ठीक है, कौन सा ट्यूड, मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ये है डायरेक्शन, ठीक है, आगे समझ में, चलो बहुत सही। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन होगी, तो फोर्स वेक्टर बन गया, इसका मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन ये रही। और डायरेक्शन क्या होती है हमेशा फोर्स की आर वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी कि आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप। अब देखो आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर का मॉड मल्टीप्लाइड बाय आर कैप, ऐसे लिख सकता हूं। तो आर कैप को क्या लिख सकता हूं, आर कैप को मैं लिख सकता हूं यहां से, आर कैप को लिख सकता हूं मैं यहां से, देखो बस कुछ नहीं करना, डिवाइड करना। आर कैप को क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड, ठीक है। आर कैप को क्या लिखा मैंने, इस मॉड को नीचे लिया है, तो आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड। अब इस आर कैप की वैल्यू यहां रख देता हूं, यहां रख दो आर कैप की वैल्यू, तो रखो आर कैप की वैल्यू यहां पे। आर कैप की वैल्यू जैसे मैं यहां रखता हूं तो अपना एक्सप्रेशन बन जाएगा एफ, चलो नीचे चलते हैं थोड़ा सा, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ये मैंने बताया ना वेक्टर का मॉड का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का मतलब क्या, मॉड का स्क्वायर है, ठीक है। इनटू आर कैप की जगह क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड, ठीक है। आ गया समझ में, आगे चलते हैं भाई, कि सर इसको तो आप सिंप्लीफाई कर लो, मैं बोलूंगा बेटा कर लेते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू आर वेक्टर, ठीक है, आगे समझ में। ये हो गया अपना कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दोबारा सुनाऊंगा सारी कहानी, एक एक चीज दोबारा बताऊंगा, क्या बोला है पहले ये बताओ फटाफट से, समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ समझ में आया या नहीं आया। आप लोगों के मैं कमेंट्स देख लेता हूं कि समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है, मुझे एक्चुअल में कमेंट आपके विजिबल हो नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूं आपको समझ में आया है। बट मैं स्टोरी एक बार फिर से क्रिएट कर, जो स्टोरी जो कहानी हमने सीखी है वो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ठीक है। हमने क्या सीखा है, हमने सीखा कि भैया वेक्टर फॉर्म सीखना है कूलम लॉ का, बताओ क्या होता है, ठीक है। अभी भी थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है बट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, स्कूल के डबल कैसे सॉल्यूशन करें, ठीक है। हाँ अभी 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 मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, हाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। आई होप आप लोगों को, अच्छा रिपीट के लिए बोल रहे हैं तो रिपीट करता हूं भाई, बिल्कुल रिपीट करता हूं, रिपीट करता हूं। मुझे क्या पढ़ना था, मुझे पढ़ना था कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। कूलम्स लॉ किस में पढ़ना था, वेक्टर फॉर्म में। तो मैंने क्या किया भाई साहब, मेरे को मैग्नीट्यूड पता था कूलम्स लॉ का। अब याद रखना ये चीज पता है, ये समझ में आया कि नहीं आया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पहले ये बताओ के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सीखो अभी आप सिर्फ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मुझे किसी भी बोल सकते क्वांटिटी को वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, उसके आगे उसकी कैप लगा दूंगा, वेक्टर कैप वेक्टर जोड़ देता हूं। जैसे मुझे कोई भी क्वांटिटी है उसे वेक्टर बनाना है, एक क्वांटिटी है उसे मुझे वेक्टर बनाना है, तो मैं उसके मैग्नीट्यूड के आगे क्या, जैसे ए है कोई क्वांटिटी, अगर मैं इसका मॉड लिखना चाहता हूं तो ए लिखूंगा, बराबर होंगे दोनों। लेकिन अगर मैं इसके आगे ए कैप जोड़ देता हूं तो मुझे यहां वेक्टर लगाना पड़ेगा। किसी भी क्वांटिटी को मैं वेक्टर बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके आगे उसकी डायरेक्शन लगानी पड़ेगी। तो मैंने भैया यहां तक आपको इसका मैग्नीट्यूड तो बता दिया था, ये तो सबको समझ में आ जाता है, सबको क्लियर हो जाता है। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अलोंग द आर वेक्टर होती है। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, आर वेक्टर के अलोंग होती है, और आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स के अलोंग होती है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये कहना चाह रहा हूं। कुल मिला के बात ये है, इस बात को क्या कर रहे हो, इस बात को आप एक्सेप्ट करो कि भैया जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो क्या होती है, वो दोनों की आर वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। फोर्स और आर वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, यहां पॉजिटिव चार्ज रखा है ना, तो आर वेक्टर भी इधर होगा और फोर्स भी मेरा इधर ही होगा। और अगर वहां नेगेटिव चार्ज है और मैं पॉजिटिव चार्ज हूं तो आर वेक्टर भी इधर होगा और नेगेटिव भी फोर्स भी इधर होगा। तो फोर्स और आर वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आर वेक्टर लगा दिया। फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, आर वेक्टर की डायरेक्शन में। अब आर वेक्टर की डायरेक्शन को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ डायरेक्शन है। क्या है ये डायरेक्शन है, लिखा हुआ देखो, ऐसे ही नोट करो, ये मैग्नीट्यूड है के Q1 Q2 पर आर स्क्वायर और आर वेक्टर है डायरेक्शन।
अब मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन को कैसे लिख सकता हूं, ये मैंने बताया था कि किसी भी कैप को आप वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस लिख सकते हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और 12वीं में आप अच्छे से मैथ्स में पढ़ भी लोगे कि आर वेक्टर जो है उसे मैं लिख सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इनटू आर कैप। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में लिखते हैं ना, 11वीं पढ़ के आए हो ना भाई, तो मैंने बस यही किया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैंने आर कैप की वैल्यू निकाल ली, आर वेक्टर अपॉन आर कैप का, आर वेक्टर का मॉड्यूलस, ठीक है, ये हो गया। चलो ठीक है, यहां पे होने के बाद मैंने क्या किया, इस आर कैप की वैल्यू रख दी यहां से, आर वेक्टर अपॉन आर कैप, तो आर वेक्टर अपॉन आर कैप, ये आर वेक्टर अपॉन आर मॉड रखी, तो यहां पे आर मॉड का स्क्वायर पहले से था, यहां पे आर मॉड आ गया, तो आर मॉड का क्यूब हो गया। तो अब बताओ कि समझ में आया या नहीं आया। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और समझ में आ भी जाना चाहिए क्योंकि मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसे कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ, कि क्योंकि ये कूलम के फोर्स को किस में दिखा रहा है, वेक्टर फॉर्म में दिखा रहा है। और यहां से मुझे ये भी पता चल रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, आर वेक्टर की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। उसके अलावा नीचे आएगा मैग्नीट्यूड का क्यूब, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे हमें करने कुछ सवाल, ठीक है, सवाल करने हैं। चलो सवाल से पहले मैं आपको इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखा ही देता हूं, ठीक है। एक्चुअल में अगर अभी सीख लेंगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो चलो भाई, वेक्टर फॉर्म में लिखते कैसे, अभी वेक्टर फॉर्म सीखोगे ना लिखना तो बिल्कुल समझ में आएगा, डोंट वरी। और नहीं आए तो 2-3 बार सुन के देखना लेक्चर, फिर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो मान लो कि मेरे पास में ऐसा समझो, मेरे पास में इस तरह से एक्सिस है, ठीक है, और इस तरह से एक्सिस है, मेरे पास में दो चार्जेस हैं, ये है Q1 और ये है Q2। अभी समझ में आएगा, डोंट वरी, एग्जांपल ले रहा हूं, समझ में आएगा। ये है Q2, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि भाई साहब जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच का, वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर दिया हो वेक्टर फॉर्म में, अगर वेक्टर नहीं दिया हो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो k q1 q2 आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के मॉड्यूलस का क्यूब लिखना है। ये फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूला याद रखो अभी के लिए बस, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है भाई, आगे अपने पास में दो चार्जेस है Q1 और Q2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये है मेरा ओरिजिन, इसे मैंने नाम दे दिया O। अब इस वेक्टर की, इस Q1 चार्ज की कुछ पोजीशन होगी इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मतलब इसके कोऑर्डिनेट होंगे ना 3,4 और इसके मान लो 5,2 है, ऐसा मान लो अभी। तो इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसे लिख सकता हूं 5i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो मतलब इस चार्ज की और इस चार्ज की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ पोजीशन होगी, उस पोजीशन को हम क्या कह रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। यानी कि ये है r1 वेक्टर और ये है r2 वेक्टर, मान लेता हूं। Q1 चार्ज ओरिजिन से जहां पे रखा हुआ है उस चार्ज की पोजीशन को बोल रहे हैं हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r1 वेक्टर, और Q2 चार्ज की पोजीशन को बोल रहे हैं r2 वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसकी कुछ पोजीशन होगी ना 3,4, तो इसे मैं 3i कैप प्लस 4j कैप लिख सकता हूं ना वेक्टर फॉर्म में। ऐसे इसकी कुछ पोजीशन होगी 5,2 समथिंग 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 फॉर एग्जांपल, तो इसे 5i कैप प्लस 2j कैप लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। एक्चुअल में जो पोजीशन होगी उसे मैंने r वेक्टर और r1 वेक्टर और r2 वेक्टर लिख लिया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब आगे क्या करते हैं हम, आगे हम एक काम करते हैं। मैंने बोला बेटा इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स लिख के दिखा, इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स लिख के दिखा, वो भी वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, आपने सिखा दिया, फॉर्मूला क्या होता है k, तो k लिखा, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 अपॉन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी का क्यूब। अब आप कहोगे यार दोनों चार्जेस के बीच की दूरी का क्यूब तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच की दूरी तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे सिर्फ चार्जेस की दूरी पता है ओरिजिन से, मुझे ये नहीं पता कि दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी होगी, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कुछ ये होगी, ठीक है, यही होगी ना। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो मुझे नीचे लिखना है। यही तो आर वेक्टर है, यही तो है ना आर वेक्टर। अब आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आर वेक्टर की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में जिसके कारण हम फोर्स निकाल रहे हैं उससे
देखते हैं हम, ठीक है। मतलब कि आर वेक्टर की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है। अब आर वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाले, आपको उसके लिए यह पता होना चाहिए कि मैं कौन से चार्ज के कारण कौन से चार्ज पे फोर्स देख रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं अभी के लिए F(Q2, Q1). Q2 Q1 का मतलब क्या है, Q2 पे फोर्स Q1 के कारण, क्या है भाई, Q2 पे फोर्स Q1 के कारण। तो Q2 पे Q1 के कारण कितना फोर्स होगा ये तो हम मैग्नीट्यूड बता देंगे, लेकिन डायरेक्शन कहां होगी। अगर मुझे Q2 पे फोर्स देखना है Q1 के कारण, तो कहां पे जाके बैठूंगा, Q1 पे। जिसके कारण देखना होता है उस पे जाके बैठ जाऊंगा। अब देखो Q1 क्या है, पॉजिटिव, और Q2 क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब Q1 पे जाके बैठा और मुझे सेम चार्ज दिखाई दिया, तो ये तो मेरा दुश्मन है, तो इस पे कहां फोर्स लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और दूर की तरफ, यहां लगेगा फोर्स F(Q2, Q1). और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आर वेक्टर की, तो आर वेक्टर भी किधर हो गया, इधर ही हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आर वेक्टर की वैल्यू लिखनी है। R1 वेक्टर R2 वेक्टर मुझे पता है, ये दिए हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पोजीशन पता थी ना, Q1 कहां रखा है, Q2 कहां रखा है, लेकिन मुझे R वेक्टर नहीं पता था। तो R वेक्टर के लिए क्या करूंगा मैं, अब लगाऊंगा वेक्टर लॉ। कैसे लगाऊंगा, आपको पता है अगर दो वेक्टर ऐसे हों, एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हो, और तीसरा वेक्टर उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है, तो हम बोल सकते हैं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर जो होगा वो C वेक्टर के बराबर होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 11वीं में पढ़ाता हूं मैं, ये दूसरे चैप्टर में बेसिक मैथमेटिक्स जहां पे पढ़ाता हूं, फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो ये आपको पता है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर होना चाहिए C वेक्टर के, क्योंकि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और तीसरा वेक्टर उनके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो तीसरा वेक्टर उन दोनों के वेक्टर सम को प्रेजेंट करता है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, लेकिन तीसरा वेक्टर अपोजिट हो गया, ये वेक्टर ऐसे घूमना चाह रहे थे, ये वेक्टर ऐसे चला गया, तो जो अपोजिट वेक्टर है वो दोनों के सम को प्रेजेंट करेगा। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ट्रायंगल लॉ भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या लिखा, यहां से मुझे एक फॉर्म पता चली जिसके जरिए मैं ये बोल सकता हूं कि आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है और R1 वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर सीधा ऐसे ऐसे घूमने चाह रहे थे, तो मैं बोल सकता हूं R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर होना चाहेगा R2 वेक्टर के, क्यों, क्योंकि R2 अपोजिट है। तो ये वाला वेक्टर इन दोनों वेक्टर के किसको प्रेजेंट करेगा, सम को प्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखो R वेक्टर की वैल्यू लिख सकता हूं, क्योंकि R1 और R2 वेक्टर तो पता है, तो R वेक्टर की वैल्यू लिखी मैंने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो रखो यहां पे फॉर्मूला में, क्या रखना है फॉर्मूला में, फॉर्मूला में मुझे रखना है, यहां पे नीचे रखूंगा भैया, क्या होता था फॉर्मूला में, फॉर्मूला में होता था, यहां पे होता था R वेक्टर और यहां पे होता था R वेक्टर का मॉड का क्यूब। तो देखो K(Q1, Q2) अपॉन R वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू R वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होगा अपना वेक्टर फॉर्म इन कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है यार, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। बेसिक सी चीज क्यों है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है मैंने दो चार्ज लिए, एक बार में ये चीज क्या है नहीं लगती, समझ में नहीं आती, ठीक है, वेक्टर वेक्टर आ जाता है, ठीक है, उसका मतलब बेसिक्स आपके जो 11वीं के हैं वो कमजोर होंगे थोड़े। हमने क्या है, हमने यहाँ पे ये चीज देखी कि भैया 11वीं का कॉन्सेप्ट लगाया बेसिकली, तो मैंने क्या देखा, मैंने ये चीज देखी कि यार ये वेक्टर जो है, ये पोजीशन मुझे पता है Q1 चार्ज की, Q2 चार्ज की पोजीशन मुझे पता है, दोनों की पोजीशन पता है अच्छे से, Q1 हो गया, Q2 हो गया, ठीक है। मुझे क्या लिखना है, दोनों के बीच का फोर्स लिखना है। फोर्स कैसे लिखूंगा, K(Q1, Q2) R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का क्यूब, R वेक्टर का मॉड का क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो मैंने K(Q1, Q2) लिख दिया, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड पता था, R वेक्टर नहीं पता था। R वेक्टर क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन में दोनों चार्जेस के बीच की दूरी का वेक्टर। R वेक्टर क्या होता है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी का वेक्टर, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में। अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए यह भी तो पता होना चाहिए मैं किसके कारण किस पे फोर्स देख रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने Q2 पे Q1 के कारण फोर्स देखा, क्या देखा, Q2 पे Q1 के कारण फोर्स देखा। तो Q2 पे Q1 के कारण फोर्स कहां होगा, मैं Q1 पे जाके बैठा, मुझे पता चला ये तो पॉजिटिव है, तो इधर लगाऊंगा, तो R वेक्टर भी इधर हो गया। अब अगर R वेक्टर इधर हो गया तो 11वीं का वेक्टर लॉ लगाया। कैसे लगाया कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में और तीसरा ऑपोजिट में रोटेट हो रहा है, तो तीसरा वेक्टर दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता है। ये होता है वेक्टर ट्रायंगल लॉ, आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा होगा, ठीक है।
बिल्कुल बेसिक है। चलो उसके बाद में क्या किया मैंने, बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहां से आर वेक्टर की वैल्यू निकाली और आर वेक्टर की वैल्यू निकाल के मैंने अपने फॉर्मूला में रख दी, के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड का क्यूब रख दिया। ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं, ये चीज आपको बिल्कुल बेसिक है और समझ में आती होंगी और क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलो आप बोल रहे हो कि डाउट नॉट, इट्स बेसिक। बेसिक, हाँ बेसिक ही चीज है बेटा, बेसिक ही चीज है और आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन करते हैं। यार मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आराम से पढ़ा रहा हूं, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए, ठीक है। आपको किसी स्कूल में ना समझ में आया, फिर आपको कोचिंग की जरूरत ना पड़े। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको बार बार देखना है ताकि आपको समझ में आने लगे, क्योंकि ये बेसिक चीज है। अगर ये समझ में नहीं आएगी और आगे बढ़ जाओगे तो कॉन्सेप्ट आपके मिस हो जाएंगे। तो इसे मेक श्योर कि आज रात को आप इतनी बार देख ले कि आपको समझ में आ जाए और की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें कि क्या चार्ज है, सर ने कैसे किया है, सर ने ऐसे किया, ऐसे किया, दो चार्ज ऐसे लिया, ऐसे दूरी लिया, ये सब लिया, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। यस, समझ गए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो नाम भी आपका तगड़ा है, माफिया 420 जो भी है, लेकिन बहुत अच्छा है। अब अपन करते हैं चार्ज पार्टिकल के क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁸ कूलम, each are joined by an insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करनी है। अब ये सवाल है ना 12वीं के बच्चे के लिए, अगर उसको तीसरे लेक्चर में पढ़ाया जाए तो उसे डिफिकल्ट जरूर लगेगा, लेकिन मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पता है अपने बच्चे जो है पढ़ने वाले उन्हें समझ में आएगा और वो जरूर समझ लेंगे इस चीज को, ठीक है। अब देखो भाई यहां पे मेरे पास में क्या है, एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज भी है पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। टू चार्ज पार्टिकल है, दोनों का चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड देगा 2 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। और अगर यहां पे नेगेटिव साइन लगा होता तो मैं इसे नेगेटिव समझता, कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पहला चार्ज भी पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है। कितना है ये, 2 × 10⁻⁸ कूलम, और ये भी कितना है, 2 × 10⁻⁸ कूलम। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी आपकी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई, ईच आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, दोनों को मैंने क्या कर दिया, 1 मीटर की रस्सी से जोड़ दिया। ये भैया 1 मीटर की रस्सी ली, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, और इससे जोड़ दिया। अब ये है एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। इंसुलेटिंग स्ट्रिंग का मतलब क्या, याद करो लेक्चर 2 जब मैं बता रहा था कंडक्टर एंड इंसुलेटर, वहां पे मैंने क्या बताया था कि कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें चार्ज फ्लो कर जाता है। यानी कि अगर यहां पे मैं कंडक्टर लगा देता ना, तांबे की तार लगा देता, तो यहां का चार्ज हो सकता है यहां चला जाए, यहां का चार्ज यहां चला जाए, हो सकता था, हमें नहीं पता। लेकिन यह है इंसुलेटर। इंसुलेटर स्ट्रिंग का मतलब क्या है, इंसुलेटर स्ट्रिंग का मतलब यह कि चार्ज यहां से यहां तक और यहां से यहां तक फ्लो नहीं करेगा, मतलब जितना यहां पे वो यहीं पे रहेगा, जितना यहां पे वो यहीं पे रहेगा, स्टैटिक चार्ज, इसीलिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब मुझे बोला गया ऐसा 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 है, तो स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। अब 11वीं में आप पढ़ के आए होगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, नहीं पढ़ा है तो जाके सर्च करो डाउट नट फिजिक्स क्रैश कोर्स, वहां पे मैंने LLM पढ़ाया हुआ है, ठीक है, 11वीं क्लास का, तो वो पहले ढंग से पढ़ लो, उसके लिए वो बेसिक है, फिजिक्स का बेसिक है, इसलिए उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ठीक है, उसे समझ लेते हैं, राइट। ये सब हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, स्मूथ है सब, ठीक है। मुझे निकालनी है रस्सी में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहां से आएगी, अगर मैं इन दोनों के बीच में कोई भी एक खींचने वाला फोर्स लगा दूं, स्ट्रिंग में टेंशन कहां से आएगी, अगर मैं इसे यहां से पकड़ के खींचूं और इसे यहां से पकड़ के खींचूं तो रस्सी खींचने लगेगी, तब आएगी रस्सी में टेंशन, तभी तो टेंशन आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, नहीं तो ऐसे रस्सी क्या एकदम पड़ी रहेगी, ठीक है। अगर दोनों तरफ से खींचेगा तभी क्या आएगा, तभी इसमें टेंशन आएगा, ठीक है। तो टेंशन अगर आएगा तो भैया बिल्कुल टेंशन इसमें से क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। अब देखो टेंशन होगा क्या, ये है चार्ज मान लेता हूं Q1 और ये है चार्ज Q2, ठीक है, या फिर Q मान लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये चार्ज मान लेता हूं मैं Q है और ये चार्ज भी मान लेता हूं Q, और दोनों पॉजिटिव है। अब अगर मैं देख रहा हूं इस चार्ज पे फोर्स इसके कारण, इस वाले चार्ज कारण, तो इस पे जाके बैठ जाऊंगा और ये मुझे दिखेगा पॉजिटिव, तो इसे दूर भगाऊंगा। तो इस चार्ज के कारण, चार्ज 1 के कारण ये 1 बोल देता हूं और ये 2 बोल देता हूं। चार्ज 1 के कारण 2 पे फोर्स किधर, दूर की तरफ, यानी कि
इधर की तरफ। ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जिसके कारण उस पे बैठना है। अब अगर मैं इस पे फोर्स लगाना चाहता हूं, इस पे फोर्स देखना चाहता हूं, तो मैं इस पे जाके बैठ जाऊंगा, इस पे जाके बैठूंगा तो मैं पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया तो ये भी पॉजिटिव, तो इसे कहां भगाना चाहता हूं? दूर की तरफ। तो दूर की तरफ भगाऊंगा तो इधर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब देखो इस पे एक फोर्स लग रहा है, यानी कि कोई से पकड़ के खींच रहा है, इस पे भी एक फोर्स लग रहा है, यानी कि कोई से पकड़ के खींच रहा है, मतलब रस्सी में टेंशन तो आएगी, टेंशन तो आएगी, ये बात तो फैक्ट है, पक्की बात है। ठीक है, अब टेंशन आएगी, और टेंशन कहां होती है? हमेशा चार्ज से दूर, मास से दूर। सब क्या चाहते हैं? टेंशन हमसे कहां रहे? दूर रहे। ठीक है, सब क्या चाहते हैं? हमसे क्या रहे? दूर रहे। ठीक है, तो दूर कर देते टेंशन को, तो इस चार्ज से टेंशन कहां होगी? दूर, और इस चार्ज से भी कहां होगी? दूर, क्योंकि रस्सी सेम है तो उसमें टेंशन भी सेम होगी। ये चीज याद रखना, एक रस्सी में टेंशन अलग अलग नहीं होगी, सेम ही रहेगी। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसमें रस्सी में टेंशन सेम रहेगी। तो टेंशन जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी F12 या F21 के बराबर। ठीक है, टेंशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? या तो F12 के बराबर, क्योंकि ये चार्ज ना तो इधर जा रहा ना इधर जा रहा है। अगर ये चार्ज इधर जाता तो मैं बोलता F12 बराबर है, बड़ा है टेंशन से। अगर ये इधर जाता तो मैं बोलता टेंशन बड़ी है F12 से। लेकिन ये चार्ज किधर भी नहीं जा रहा है, सिस्टम एक्सेलरेट नहीं हुआ, अपनी जगह पे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स इसके बराबर है और ये फोर्स इसके बराबर है। तो मुझे यहां से पता चला कि भैया टी की वैल्यू F12 के बराबर है और टी की वैल्यू F21 के बराबर है। और मुझे यह भी पता है कि चाहे मैं F12 लिखूं चाहे मैं F21 लिखूं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। मुझे टेंशन की डायरेक्शन तो नहीं पूछी, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है, तो भैया दोनों का क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसका होगा, इस फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड होगा इसका होगा। डायरेक्शन ही तो अलग होती है, चाहे मैं इसके कारण इस पे फोर्स देखूं, इसके कारण इस पे फोर्स देखूं, इन्वॉल्व तो दोनों ही चार्ज होंगे ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिर्फ डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस आता है डायरेक्शन में, कि भैया इसके कारण इस पे फोर्स लगा इधर और इसके कारण इस पे फोर्स लगा इधर, डायरेक्शन में डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लिख लिया कि भाई टेंशन जो होगी वो होगी F12 F21। तो कोई भी फोर्स निकाल दो, F12 बराबर F21, दोनों बराबर ही होंगे। कितने होंगे? K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है तो मैं वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखूंगा? नहीं लिखूंगा मैं वेक्टर फॉर्म में। तो भैया K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 टू पावर -8 इंटू दूसरे Q की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 टू पावर -8 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो भैया इसे सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा। यार पेन भी गिर गया, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास में आ जाएगा इसका आंसर। तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, चलो सॉल्व करके बताता हूं इसे मैं। सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास में, सॉल्व करके बताता हूं इसे, 9 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 9 2 जा 18, 18 2 टाइम्स 2 क्या होता है? 36। तो आ जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 9 और -8। 9 में से 8 गए तो कितना बचा? 1, और 10 टू पावर 1 और ये 10 टू पावर -8, -8 में से 1 गया तो कितना बचा? -7। तो 36 इंटू 10 टू पावर -7, और कितना आएगा? न्यूटन। क्योंकि टेंशन क्या है? एक फोर्स है, और फोर्स के ही बराबर उसकी क्या होगी? यूनिट होगी। तो कितना होगा? 36 इंटू 10 टू पावर -7। तो बच्चे बोल रहे हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर -8। ठीक है, तो भैया 36 इंटू 10 टू पावर -7 है। अगर आप यहाँ पे इसको छोटा कर रहे हो तो यहाँ पे एक पावर बढ़ा दोगे। ठीक है, तो चलो बहुत सही चल रहा है आई थिंक। तो उषा मेहता बोल रहे हैं कि सर मैंने क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ हेल्प कर दो, और क्लास 12 में क्या पढ़ना है। तो देखो बेटे, क्लास 11 की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है कहाँ से? मंडे से। तो क्लास 11 वहाँ पे आप पढ़ोगे। ठीक है, उसके अलावा क्लास 12 आपकी डेली चल रही है, तो क्लास 12 में आप यहाँ से पढ़ते चलो। जो भी आपके डाउट्स क्लास 12 में आते हैं 11 से रिलेटेड, वो लोग हम क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीज? आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो यार इस क्लास को अभी के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। आई थिंक काफ़ी लेट हो गया है और आप लोगों को सोना होना भी होगा, और कुछ लोगों ने डिनर नहीं किया होगा तो उनको डिनर करना होगा, नहीं तो मुझे बोलेंगे कि सर तो हमें खाना भी नहीं खाने देते, ऐसे टाइम पे आ जाते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसे एक बार ठीक से समझना, क्योंकि ये क्या है? ये एक ब्रिज है दो
ये समझ सकते हो कूलम का जो बेसिक था और कूलम का जो एडवांस है उसके बीच का ब्रिज है ये लेक्चर समझ नहीं आए ना तो बेसिक से एडवांस पे नहीं जा पाओगे, आप बेसिक पे ही रह जाओगे। तो इस ब्रिज को समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसे बार बार देखो, बार बार समझो कि भाई मैं बता क्या रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, हर एक चीज का मीनिंग समझो, उसे समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो, समझ में आ जाएगा। और अगले लेक्चर में फिर इसके सवाल करेंगे और फिर कूलम लॉ को और आगे समझेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। तो यार एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जो लोग नहीं जुड़ पाए इस लेक्चर से, वो सारे इस लेक्चर को देख लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो मैं एडवांस लेने वाला हूं, एडवांस लेवल पे कूलम्स लॉ को, उसमें उनको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यहां पे तो बेसिक हमने सीख लिया। ये ब्रिजिंग लेक्चर था उन दोनों का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, गुड नाइट।